नमस्कार, करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये रहा पहला प्रश्न, व्हाट इज द डेट ऑफ द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। अंतर्राष्ट्रीय नशा और अवैध तस्करी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है जून 26 को। विच ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय नशा और अवैध तस्करी विरोधी दिवस की स्थापना की? तो इसकी स्थापना की संयुक्त राष्ट्र संघ ने। भारत में नशा जो है और अवैध तस्करी काफ़ी बढ़ गई है। नशा तो युवाओं में बहुत अधिक बढ़ गया है, तो इसके विरुद्ध जो दिवस है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इसे जरूर याद रखेंगे। 7 दिसंबर 1987 को यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया था 42/112, और इसी के तहत 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा और अवैध तस्करी विरोधी दिवस बनाने का निर्णय लिया गया, ताकि समाज को इसकी बुराइयों से दूर किया जाए। व्हाट इज जाह्नवी दांगेती नोन फॉर। जाह्नवी दांगेती किस लिए जानी जाती हैं? तो इसका उत्तर होगा फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासाज इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली वे पहली भारतीय हैं। वे आंध्र प्रदेश से हैं। और विच स्पेस मिशन इज जाह्नवी दांगेती सेलेक्टेड फॉर। जाह्नवी दांगेती किस अंतरिक्ष मिशन के लिए चुनी गई हैं? तो उन्हें चुना गया है टाइटन्स स्पेस मिशन के लिए। इन विच ईयर विल जाह्नवी दांगेती ट्रेवल टू स्पेस। जाह्नवी दांगेती किस वर्ष अंतरिक्ष यात्रा करेंगी? तो 2029 में वो अंतरिक्ष की यात्रा करेंगी। जाह्नवी दांगेती 23 वर्ष की आंध्र प्रदेश की एक युवती हैं, जिन्हें कि नासा के टाइटन स्पेस के लिए एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट के रूप में चुना गया था, और वो इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं। वे टाइटन स्पेस ऑर्बिटल फ्लाइट के लिए चुनी गई और 5 घंटे के लिए वो अंतरिक्ष की यात्रा करेंगी। इस मिशन के दौरान वे पृथ्वी का चक्कर लगाएंगी और 2 बार पृथ्वी का चक्कर लगाएंगी, और 2 सूर्योदय और 2 सूर्यास्त को देख पाएंगी। वो इस कार्यक्रम के लिए चुनी गई, यानी नासा के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम के लिए चुनी गई पहली भारतीय हैं। वो भारत की सबसे युवा एनालॉग एस्ट्रोनॉट हैं। एनालॉग एस्ट्रोनॉट ऐसे इन व्यक्ति को कहते हैं जो कि पृथ्वी पर कोई भी जो सिमुलेटेड स्पेस मिशन होता है उसमें भाग लेता है, और यह काफ़ी ही एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भाग लेना होता है, और इसके लिए इसके माध्यम से फ्यूचर के स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए क्रू को तैयार किया जाता है। अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। वेयर इज़ द SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग 2025 बीइंग हेल्ड। SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 कहाँ आयोजित हो रही है? तो यह आयोजित हो रही है किंगदाओ, चीन में। विच कंट्री इज चेयरिंग द SCO इन 2025। 2025 में SCO की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो वह कर रहा है चीन। व्हाट इज द थीम ऑफ द SCO फॉर 2025। 2025 के लिए SCO का विषय क्या है? तो SCO का विषय है अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट। SCO ऑन द मूव। संघाई भावना को कायम रखना, SCO को गतिशील करना, या गतिशील SCO। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग इन किंगदाओ, चाइना इन 2025। 2025 में किंगदाओ, चीन में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का प्रतिनिधित्व किया भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज वन ऑफ द की डिस्कशन टॉपिक्स एट द SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग 2025। SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 में चर्चा का एक प्रमुख विषय क्या रहा? तो रहा काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, आतंकवाद विरोधी प्रयास। और लेकिन फिर भी वहाँ जो एक जॉइंट स्टेटमेंट है वह पारित नहीं हो सका, क्योंकि भारत ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले की वहाँ पर चर्चा नहीं की गई थी, जबकि बलूचिस्तान की चर्चा की जा रही थी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SCO। SCO का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। व्हेन वाज द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO एस्टैब्लिश्ड। संघाई सहयोग संगठन SCO की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को। हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स आर पार्ट ऑफ द SCO एज ऑफ 2024। 2024 तक SCO में कितने सदस्य देश हैं? तो जितने 2024 में थे उतने ही अभी भी हैं, तो ये होंगे 10 देश।
विच कंट्री इज द मोस्ट रिसेंट एडिशन टू द SCO एज ए फुल मेंबर? SCO में पूर्ण सदस्य के रूप में सबसे हालिया जोड़ा गया देश कौन सा है? तो यह जोड़ा गया है 2024 में, बेलारूस। इसीलिए 2024 पिछले प्रश्न में लिखा हुआ था। व्हाट वाज द प्रीडेसेसर टू द SCO? SCO का पूर्ववर्ती संगठन क्या था? तो SCO का पूर्ववर्ती संगठन था संघाई 5। SCO के अगर 10 सदस्यों को हम लोग देखें तो चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस। What is the new defense spending target agreed upon by NATO members for 2035? नाटो सदस्यों द्वारा 2035 के लिए सहमत नया रक्षा व्यय लक्ष्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा GDP का 5%। Which country secured an exemption for the 5% defense spending target? किस देश ने 5% रक्षा व्यय लक्ष्य से छूट प्राप्त की है? तो यह है स्पेन। स्पेन को यह छूट मिली हुई है। What is the breakdown of 5% डिफेंस स्पेंडिंग टारगेट? 5% रक्षा व्यय लक्ष्य का विभाजन क्या है? तो इसका विभाजन इस तरह से है कि 3.5% जो है वह कोर डिफेंस पर खर्चा होगा और 1.5% जो है वह सिक्योरिटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स पर खर्चा होगा, सुरक्षा संबंधी निवेशों पर खर्च होगा। By what year are NATO members except Spain expected to meet the 5% डिफेंस स्पेंडिंग टारगेट? नाटो सदस्यों स्पेन को छोड़कर से किस वर्ष तक 5% रक्षा व्यय लक्ष्य को पूरा करने की उम्मीद है? तो इसका उत्तर होगा 2035। अगर आपने पिछले प्रश्न को ध्यान से सुना होगा तो जरूर आप इसका उत्तर दे पाएंगे। विच NATO मेंबर इज करेंटली द हाइएस्ट डिफेंस स्पेंडर एज अ परसेंटेज ऑफ GDP? नाटो का कौन सा सदस्य वर्तमान में GDP के प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक रक्षा व्यय करता है? तो इसका उत्तर होगा पोलैंड। पोलैंड सबसे अधिक रक्षा व्यय करता है। What is India's rank in 2025 Sustainable Development Goals SDG Index? भारत का 2025 सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक में रैंक क्या है? तो इसका उत्तर होगा भारत का जो रैंक है वह है 99वां। Which Indian state topped the SDG India Index 2023-24? 2023-24 SDG भारत सूचकांक में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर रहा? तो यह रहा था केरल। Which SDG goal showed the largest score increase for India in the SDG India Index 2023-24? 2023-24 SDG भारत सूचकांक में भारत के लिए किस SDG लक्ष्य में सबसे अधिक स्कोर वृद्धि हुई? तो इसका उत्तर होगा क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्रवाई में। व्हाट इज इंडिया ओवरऑल स्कोर इन द 2025 SDG इंडेक्स? 2025 SDG सूचकांक में भारत का कुल स्कोर क्या है? तो भारत का कुल स्कोर है 66.95। व्हाट इज इंडिया स्पिल ओवर स्कोर इन द 2025 SDG इंडेक्स इंडिकेटिंग इट्स ग्लोबल इम्पैक्ट? 2025 SDG सूचकांक में भारत का स्पिल ओवर स्कोर क्या है जो इसके वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है? तो यह होगा 99.4। दो 2025 में भारत का 167 देशों में 99वां स्थान रहा और कुल स्कोर था 66.95 और पिछले साल इसका स्थान था 109वां। तो 10 पोजीशन जो हम लोग ऊपर बढ़े हैं और स्कोर 64 था, तो स्कोर भी हमारा अधिक हुआ है, लगभग 3 अंक अधिक हुआ है स्कोर। हु इज़ द इंडियन लीडर फीचर्ड इन द बुक द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्स्ड अ लीडर? द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्स्ड अ लीडर पुस्तक में किस भारतीय नेता को चित्रित किया गया है? तो इसमें चित्रित किया गया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। व्हाट रोल डिड द लीडर फीचर्ड इन द इमरजेंसी डायरीज प्ले ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड? द इमरजेंसी डायरीज में चित्रित नेता ने आपातकाल अवधि के दौरान क्या भूमिका निभाई थी? तो उन्होंने एक युवा RSS प्रचारक, यंग RSS प्रचारक के रूप में भूमिका निभाई थी। Who released the book The Emergency Diaries Years That Forged a Leader on the 50th anniversary of the emergency? The Emergency Diaries Years That Forged a Leader पुस्तक को आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर किसने जारी किया? तो इससे जारी किया गृह मंत्री अमित शाह ने। Which organization published the Emergency Diaries Years That Forged a Leader? The Emergency Diaries Years That Forged a Leader को किस संगठन ने प्रकाशित किया? तो इससे प्रकाशित किया ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। What is one key activity the leader engaged in during the emergency as described in the book? पुस्तक में वर्णित अनुसार आपातकाल के दौरान नेता ने कौन सी प्रमुख गतिविधि में भाग लिया? तो उन्होंने
प्रतिबंधित साहित्य का वितरण किया था, डिस्ट्रीब्यूटेड बैंड लिटरेचर। ये जो पुस्तक थी, यह पुस्तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक संघर्ष माँ गुजरात पर आधारित है और 1978 में उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। और इसमें उन्होंने एक आरएसएस प्रचारक के रूप में और इमरजेंसी के दौरान जो उनकी जो भूमिगत गतिविधियां थी उसके नेता के रूप में जो भी कुछ भी उन्होंने अनुभव किया गुजरात में, उसका वर्णन किया है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। विच रीजन इन इंडिया इज द मोस्ट प्रोन टू क्लाउड बर्स्ट्स ड्यू टू इट्स टोपोग्राफी एंड वेदर पैटर्न्स। भारत में अपनी स्थलाकृति और मौसम पैटर्न के कारण कौन सा क्षेत्र क्लाउड बर्स्ट की सबसे अधिक संभावना वाला है? तो इसकी सबसे अधिक संभावना वाला क्षेत्र है हिमालयन रीजन, हिमालयी क्षेत्र। व्हाट इज अ कॉमन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ क्लाउड बर्स्ट एज पर इट्स इंटेंस रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स। तीव्र वर्षा की विशेषताओं के कारण क्लाउड बर्स्ट का एक सामान्य परिणाम क्या है? तो इसका सामान्य परिणाम है अचानक बाढ़, फ्लैश फ्लडिंग। यह भी काफ़ी चर्चा में रहा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में क्लाउड बर्स्ट हुआ था और काफ़ी जानमाल का नुकसान हुआ था। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, व्हाट इज द मिनिमम रेनफॉल रेट पर आवर ओवर अ 10 किलोमीटर इंटू 10 किलोमीटर एरिया टू क्लासीफाई एन इवेंट एज अ क्लाउड बर्स्ट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 10 किलोमीटर गुना 10 किलोमीटर क्षेत्र में प्रति घंटे न्यूनतम वर्षा दर क्या है जो किसी घटना को क्लाउड बर्स्ट के रूप में वर्गीकृत करता है? क्लाउड बर्स्ट को हिंदी में कहते हैं बादल फटना। तो इसका उत्तर होगा 10 सेंटीमीटर या 100 मिलीमीटर। तो अगर एक किसी क्षेत्र में 10 किलोमीटर गुने 10 किलोमीटर के क्षेत्र में अगर एक घंटे में 10 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है तो माना जाता है कि वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है, बादल फटा है। यानी आधे घंटे में अगर 5 सेंटीमीटर वर्षा भी हो गई तो भी माना जाता है कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है, बादल फटा है। विच वेदर फेनोमेना इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिगरिंग अ क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट को शुरू करने के लिए मुख्य रूप से कौन सी मौसमी घटना जिम्मेदार है? तो इसके लिए जिम्मेदार है रैपिड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉइस्ट एयर, नम हवा का तेजी से ऊपर उठना। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द रेनफॉल ड्यूरिंग अ क्लाउड बर्स्ट इवेंट। क्लाउड बर्स्ट घटना के दौरान वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वर्षा नापने के लिए जो उपकरण होता है उसी का प्रयोग किया जाता है रेन गेज, वर्षा मापी का प्रयोग किया जाता है। तो क्लाउड बर्स्ट जो है वह क्या है? वह एक सडन इंटेंस रेनफॉल है ओवर अ स्मॉल एरिया। एक छोटे से क्षेत्र में अचानक तीव्र वर्षा है और जैसा कि हमने देखा कि 10 किलोमीटर गुने 10 किलोमीटर के एरिया में 10 किलोमीटर गुने 10 किलोमीटर के एरिया में ये वर्षा अगर हो 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है, यानी 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है तो माना जाता है कि वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट, बादल फटा है। और काफ़ी वर्षा होती है तो अचानक काफ़ी बाढ़ आ जाता है। और यह जो वर्षा होती है इसका मुख्य कारण क्या होता है? ओरोग्राफिक रेन होता है, यानी पर्वतीय वर्षा होता है। इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में यह अधिक होता है। पर्वतों के सहारे जो है यहाँ पर जो नमी है वह तेज़ी से ऊपर उठती है और तेज़ी से ऊपर उठकर यहाँ कोमुलोनिम्बस बादल जो हो बनते हैं, वर्टिकल बादल होते हैं, वो काफ़ी ये बहुत तेज़ी से यह नमी ऊपर उठती है और नमी ऊपर उठने के कारण जो है काफ़ी तेज़ी से ऊपर उठती है और यहाँ पर काफ़ी लंबा ऊंचा बादल जो है वह तैयार हो जाता है और फिर वही बादल जब अचानक से बरस पड़ता है तो क्लाउड बर्स्ट की घटना होती है। तो यह जो परिघटना है यह पर्वतीय वर्षा से जुड़ी हुई है, यह भी याद रखेंगे आप। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज पुनौरा धाम लोकेटेड। बिहार के किस जिले में पुनौरा धाम है? तो पुनौरा धाम जो है वह बिहार के सीतामढ़ी जिले में है और इसे माता सीता की जन्मस्थली माना जाता है। तो यहाँ पर एक विशाल मंदिर का निर्माण होने जा रहा है अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर और इसी के लिए बिहार सरकार ने यहाँ पर 9 सदस्यीय पुनौरा धाम मंदिर ट्रस्ट के गठन की अधिसूचना जारी की है। अभी छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती मनाई गई है 151वीं। तो उनसे संबंधित प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। छत्रपति साहू जी महाराज हु इज ऑल्सो नोन एज राजर्षि साहू व द रूलर ऑफ विच एरिया। छत्रपति साहू जी महाराज जिन्हें राजर्षि साहू के नाम से भी जाना जाता है किस क्षेत्र के शासक थे? तो वे कोल्हापुर के शासक थे, बहुत ही महान शासक थे।
उनका बचपन का नाम था यशवंतराव घाटगे और 26 जून 1874 को इनका जन्म हुआ था और 6 मई 1922 को इनका देहांत हो गया था। काफ़ी कम उम्र में इनका देहांत हो गया था। वो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। व्हाट वाज छत्रपति साहू जी महाराज कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन? छत्रपति साहू जी महाराज का शिक्षा में क्या योगदान था? तो उनका शिक्षा में योगदान था इंट्रोड्यूस्ड फ्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए मुफ्त प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की थी उन्होंने, और उन्होंने काफ़ी सारे सुधार किए थे। तो वो सारे हम लोगों को एक बार देख लेने चाहिए, ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जानना जरूरी है। राजर्षि साहू महाराज जो थे उन्होंने कोल्हापुर पर शासन किया था 1894 से 1922 तक, और उन्हें भारत का एक सर्वाधिक प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील और कंपैशनेट, दयालु, दया भावना से ओतप्रोत शासक में से एक माना जाता है। और उन्होंने जो सुधार किए वो सामाजिक न्याय, शिक्षा और आर्थिक विकास के क्षेत्र में जो थे ग्राउंड ब्रेकिंग थे। उनके सामाजिक सुधारों को देखो तो उन्होंने जातीय भेदभाव को समाप्त कर दिया। उन्होंने जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए काफ़ी प्रयास किया। अनटचेबिलिटी, अछूत को भी, छुआछूत की जो व्यवस्था है उसको भी समाप्त करने के लिए काफ़ी प्रयास किया। और इसके लिए उन्होंने जो भी पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं, जो भी सार्वजनिक प्रयोग की जगहें हैं, जैसे कुएँ, तालाब, स्कूल, हॉस्पिटल, इन सब को सभी वर्गों के लिए सुलभ कराया। उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज, अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा दिया और साथ ही साथ अलग अलग जाति धर्मों के लोगों को साथ साथ खाने पे जो रेस्ट्रिक्शंस थे, जो प्रतिबंध थे, उनको हटा दिया और लोगों को अपनी जाति से भिन्न जाति का व्यवसाय करने की भी अनुमति दी। उन्होंने देवदासी प्रथा को भी प्रतिबंधित कर दिया। इसके अलावा उन्होंने बलूतीदारी अर्थात एक तरह से बेगारी की जो व्यवस्था थी उसको भी उन्होंने समाप्त कर दिया। उन्होंने विधवाओं के विवाह को मान्यता दी, कानूनी मान्यता दी, और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उनके लिए स्कूलों की स्थापना की। उन्होंने शैक्षणिक सुधार में जो सबसे बड़ा सुधार किया वह यह था कि सभी के लिए उन्होंने कानूनी रूप से प्राथमिक शिक्षा को फ्री, मुफ्त और कंपलसरी कर दिया, अनिवार्य कर दिया। और अगर कोई माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे तो उन्हें जुर्माना लगता था। तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार थे उनके, अच्छे विचार थे। उन्होंने गरीब और मेधावी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की भी स्थापना की, और ये जो छात्र थे वो बैकवर्ड कास्ट से थे। उन्होंने उनके लिए हॉस्टल्स भी बनाए, और उन्होंने मुसलमानों, जैनों, क्रिश्चियन सबों के लिए हॉस्टल्स बनाए छात्रों के लिए। उन्होंने वैदिक और स्पेशल स्कूल्स की भी स्थापना की जो कि सभी जातियों के लिए खुले हुए थे। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा संस्थाओं का भी विस्तार दिया। उनके समय में 1917 में जो कि 27 स्कूल थे, 1922 तक 420 स्कूलों की स्थापना हुई, और जो इनरोलमेंट था यानी नामांकन था वह 1300 से 22,000 हो गया। उन्होंने एक बहुत बड़ा एक और क्रांतिकारी कदम उठाया, अफर्मेटिव एक्शन उन्होंने लिया, जिसके तहत उन्होंने सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन, आरक्षण की भी व्यवस्था की, और उन्होंने 50% नौकरियां जो हैं वो पिछड़े वर्गों के लिए और अछूत जातियों के लिए रिजर्व कर दी, आरक्षित कर दी। उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार के निर्माण के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया। उन्होंने वीविंग और स्पिनिंग मिल की स्थापना की और दूसरे अन्य प्रोजेक्ट्स की भी स्थापना की, ताकि लोगों का जो बिचौलिए हैं उन पर निर्भरता कम हो। उन्होंने कृषि और आर्थिक सुधार भी किए, किसानों को उन्होंने काफ़ी सहायता की। उन्होंने सिंचाई की नीति अपनाई, किसानों को उन्होंने ऋण उपलब्ध कराए, कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की, सहकारी समाज की स्थापना की, और साथ ही साथ उन्होंने बाजार की भी, हाट की भी स्थापना की, जिससे कि किसानों को अपने उत्पादों को बेचने के दौरान बिचौलियों से मुक्ति मिले। उन्होंने वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन की दिशा में भी काफ़ी काम किया। रत्नागिरी डैम का कंस्ट्रक्शन करवाया, जिससे कि कोल्हापुर जो है वह जल के क्षेत्र में सेल्फ सफिशिएंट हो गया, आत्मनिर्भर हो गया। उन्होंने किंग एडवर्ड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना की, ताकि छात्र वहाँ पर कृषि की आधुनिक तकनीक को, आधुनिक विज्ञान को सीख सकें। उन्होंने चाय और कॉफ़ी के कृषि को बढ़ावा दिया
और उन्होंने कई सारे डैम और झीलों का भी निर्माण कराया ताकि सूखे से लोगों को राहत मिल सके। संस्कृति और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो उन्होंने कला और खेलों दोनों को ही अपना प्रश्रय दिया, और साथ ही साथ उन्होंने संगीत, फाइन आर्ट्स, खेल सबको बढ़ावा दिया। उन्होंने जिम्नेजियम्स की स्थापना की, रेसलिंग पिचेज की स्थापना की, अखाड़ों की स्थापना की, और उन्होंने लेखकों और अनुसंधानकर्ताओं को भी मदद दिया ताकि समाज में बौद्धिक विकास हो सके। उन्होंने ज्योतिराव फुले के सत्य शोधक समाज को भी संरक्षण दिया, और उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के अखबार मूक नायक को प्रारंभिक और बाद में भी उन्होंने मॉनेटरी ग्रांट दिया, आर्थिक सहायता दी। शुरुआत में 2500 रुपये का उन्होंने मॉनेटरी ग्रांट दिया था और बाद में भी उन्हें आर्थिक मदद दी। तो काफ़ी महान व्यक्ति थे ये। हु वॉन द वुमेंस फाइनल इन द हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025? हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 में महिलाओं का फाइनल किसने जीता? तो यहाँ पर महिलाओं का फाइनल जीता हॉकी एसोसिएशन ऑफ उड़ीसा ने। हॉकी एसोसिएशन ऑफ उड़ीसा इसमें विजेता रही। वेयर वाज द हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 वुमेंस फाइनल हेल्ड? हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का महिला फाइनल कहाँ आयोजित हुआ? तो यह आयोजित हुआ चेन्नई में। Which team won the bronze medal in the women's category of Hockey India Masters Cup 2025? हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 के महिला वर्ग में कांस्य पदक किस टीम ने जीता? तो कांस्य पदक जीता हॉकी हरियाणा ने। और अगर देखें तो स्वर्ण पदक जो है वह जीता हॉकी उड़ीसा ने। उसने हॉकी पंजाब को हराया 1-0 से, और जो विनिंग गोल था वह रंजीता बेक ने लगाया था। सिल्वर जो है वो मिला हॉकी पंजाब को। उड़ीसा 1 नंबर पर रहा, दूसरे नंबर पर पंजाब रहा, और तीसरे नंबर पर रहा हॉकी हरियाणा, उसे कांस्य मिला। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आरएसएस ने डिमांड किया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड्स को हटा दिया जाए, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को हटा दिया जाए। तो यह हमारे लिए ज़रूरी है जानना इन शब्दों को, और उससे संबंधित जो जीके बन सकता है। विच constitutional amendment added the words socialist and secular to the preamble of the Constitution of India? भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संवैधानिक संशोधन ने जोड़ा? तो इसका उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा इसे जोड़ा गया था। इन विच ईयर वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट एडिड सोशलिस्ट एंड सेकुलर टू द प्रीएम्बल इनेक्टेड? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ने वाला संवैधानिक संशोधन किस वर्ष लागू हुआ? तो यह लागू हुआ 1976 में। Who was the Prime Minister of India when the words socialist and secular were added to the preamble? जब प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। What other word was added to the preamble along with socialist and secular by the same amendment? उसी संशोधन के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष के साथ प्रस्तावना में कौन सा अन्य शब्द जोड़ा गया? तो वह शब्द है इंटीग्रिटी, अखंडता भी जोड़ा गया था। Which political context made the addition of these words controversial? किस राजनीतिक संदर्भ ने इन शब्दों को जोड़ने को विवादास्पद बनाया? तो इसका उत्तर होगा द इमरजेंसी पीरियड। आरएसएस का भी यही कहना है कि आपातकाल के दौरान चूंकि इन शब्दों को जोड़ा गया था और आपातकाल लोकतंत्र के विरोध था, एक लोकतांत्रिक सरकार ने इसे नहीं जोड़ा था, इसलिए इन शब्दों को जोड़े जाने पर समीक्षा की जानी चाहिए। और उनका यह भी कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में न तो समाजवादी शब्द था न ही धर्मनिरपेक्ष, तो फिर इसे क्यों जोड़ दिया गया? Which country has won the hosting rights for the 2029 World Police and Fire Games? 2029 के विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों की मेजबानी का अधिकार किस देश ने जीता है? तो यह जीता है भारत ने। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। In which cities of the host country will the 2029 World Police and Fire Games be held? मेजबान देश के किन शहरों में 2029 विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल आयोजित होंगे? तो इसका उत्तर होगा अहमदाबाद, गांधीनगर, एकता नगर। अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में आयोजित होगा। 50 के लगभग इवेंट्स होंगे यहाँ पर, तो बहुत महत्वपूर्ण है इसकी मेजबानी जीतना। विच ऑर्गेनाइजेशन गवर्न्स द वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स? विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों का संचालन कौन सा संगठन करता है? तो इसका उत्तर होगा कैलिफोर्निया पुलिस एथलेटिक
फेडरेशन, कैलिफोर्निया पुलिस एथलेटिक फेडरेशन अमेरिका में है, यही इसका संचालन करता है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। व्हाट माइलस्टोन विल द होस्ट कंट्री अचीव बाय होस्टिंग द 2029 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स? 2029 विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों की मेज़बानी करके मेज़बान देश कौन सा मील का पत्थर हासिल करेगा? तो यह मील का पत्थर होगा फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू होस्ट, पहला दक्षिण एशियाई देश जिसकी मेज़बानी करेगा। विच कंट्री लॉन्च्ड ऑपरेशन मिडनाइट हैमर? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किस देश ने शुरू किया था? तो इसका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए ने मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया था और इसका उद्देश्य क्या था वो भी हम लोग देख लेते हैं अभी। विच न्यूक्लियर साइट्स वेयर टारगेटेड बाय ऑपरेशन मिडनाइट हैमर? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर द्वारा किन परमाणु स्थलों को निशाना बनाया गया? तो इसके द्वारा परमाणु स्थलों जिनको निशाना बनाया गया वो हैं फोर्दो, नातांज एंड इस्फहान। फोर्दो, नातांज और इस्फहान को टारगेट किया गया। विच वेपन वाज प्राइमरली यूज्ड बाय द लॉन्चिंग कंट्री इन ऑपरेशन मिडनाइट हैमर? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में शुरू करने वाला देश द्वारा मुख्य रूप से किस हथियार का उपयोग किया गया था? तो इसका उत्तर होगा GBU 57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर। GBU 57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर इसका प्रयोग किया गया क्योंकि यह जो हथियार था वह 300 मीटर की गहराई तक पहाड़ को चीरकर भी निशाना बना सकता था और ऐसा हथियार दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं था जो कि इजराइल की मदद कर सके। तो इजराइल की मदद करने के लिए अमेरिका आ गया है। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ ऑपरेशंस को जान लेते हैं जो इजराइल ईरान का जो युद्ध हुआ 12 दिनों का, उससे संबंधित, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो सबसे पहले हुआ ऑपरेशन राइजिंग लायन, शेर जो है वो जग उठा और यह शुरू किया था इजराइल ने। ऑपरेशन राइजिंग लायन के द्वारा उसने क्या किया, उसने जून 13 को ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। उसके मिलिट्री जितने भी इंस्टॉलेशन थे, मिलिट्री जगह थे, उन सब पर हमला किया और तेहरान में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भी टारगेट किया और कुछ अन्य लोकेशंस को भी हमला किया। और इसके लिए उन्होंने एयर स्ट्राइक्स का यूज किया और टारगेटेड एसेसिनेशन किया और लक्षित राजहत्याएँ की। ऑपरेशन रेड विंग फिर आया और रेड वेडिंग वह इजराइल लेकर आया। रेड वेडिंग तो लायन जग गया और उसने क्या हुआ, लाल शादी करा दी उसने, रेड वेडिंग। यह क्या हुआ, इसमें इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने 30 के करीब टॉप मिलिट्री कमांडर्स को टारगेट किया ईरान के और उन सब को मटिया मेट कर दिया। और यहाँ पर उन्होंने ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड एयरफोर्स के जो चीफ थे उनको भी ख़त्म कर दिया और उसके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को इस तरह से डिसरप्ट कर दिया। फिर आया ऑपरेशन नार्निया, यह भी इजराइल ही लेकर आया था और इसमें उसने क्या किया, इसमें उन्होंने ईरान के 9 सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट किया जो कि न्यूक्लियर बम बनाने में लगे हुए थे। और फिर नार्निया के बाद तो राइजिंग लायन, फिर रेड वेडिंग और फिर नार्निया, ये इजराइल के थे। फिर ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 यह लेकर आया ईरान और उसने बदले की कार्रवाई की। उसने बैलिस्टिक मिसाइल्स छोड़े, ड्रोन अटैक किए इजराइल के विरुद्ध। उसने उसके मिलिट्री और इंटेलिजेंस साइट्स को टारगेट करने की कोशिश किया, रेजिडेंशियल एरिया पर भी हमला किया। फिर आया मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर यूनाइटेड स्टेट्स ने किया। B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स का प्रयोग किया और जून 22 को उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज फोर्दो, नातांज और इस्फहान पर हमला किया। फिर इसके बाद ईरान ने ऑपरेशन ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ विक्ट्री, विजय के खुशी भरे समाचार, इसका सिद्धार्थ होगा, वो ईरान लेकर आया और उसने इराक और ईरान स्थित US के जो मिलिट्री बेसेस थे उस पर हमला किया। तो इस तरह से कई सारे जो मिलिट्री कैंपेन्स थे वो हम उन लोगों को हमने देखा, जैसे राइजिंग लायन, रेड वेडिंग, नार्निया, ट्रू प्रॉमिस 3 और मिडनाइट हैमर और ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ विक्ट्री। तो ये सारे ऑपरेशंस याद रहने चाहिए आपको। अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। इन विच स्टेट इज़ द माले महादेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? माले महादेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक में। कर्नाटक के चामराजनगर जिले में है और यह इसलिए न्यूज में रहा क्योंकि यहाँ पर एक बाघिन और उसके 4 बच्चे जो मृत पाए गए, 4 शावक उसके मृत पाए गए। What is the आषाढ़ी बीज फेस्टिवल प्राइमरली सेलिब्रेटेड एज इन द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात? आषाढ़ी बीज उत्सव को गुजरात के कच्छ क्षेत्र में मुख्य रूप से किस रूप में मनाया जाता है? तो इसे
कच्छी न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है। कच्छ में एक नववर्ष के रूप में से मनाया जाता है और यह मनाया जाता है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन। और इस दिन क्या किया जाता है, इस दिन वातावरण की नमी की जांच की जाती है और फिर यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि कौन से फसलों को लगाया जाए, कौन से फसल के लिए जो उपयुक्त मौसम रहेगा। और भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। विच कंट्री कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी टू इन्वेस्टिगेट एलिगेशंस ऑफ करप्शन, इरेगुलरिटीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वॉल्वमेंट इन द 2014, 2018 एंड 2024 जनरल इलेक्शंस? किस देश ने 2014, 2018 और 2024 के आम चुनावों में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और प्रशासनिक भागीदारी के आरोपों की जांच के लिए एक समिति गठित की है? तो इसका उत्तर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस की सरकार ने यह कमेटी गठित की है। हु इज़ द हेड ऑफ द कमिटी फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट एलिगेशंस ऑफ करप्शन, इरेगुलरिटीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वॉल्वमेंट इन बांग्लादेश 2014, 2018 एंड 2024 जनरल इलेक्शंस? 2014, 2018 और 2024 के बांग्लादेश के आम चुनावों में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और प्रशासनिक भागीदारी के आरोपों की जांच के लिए गठित समिति का प्रमुख कौन है? तो इसके प्रमुख हैं शमीम हसनैन, जो कि वहाँ के हाईकोर्ट के जज रहे हैं। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। विच स्टेट हाई कोर्ट लिफ्टेड द बैन ऑन पंचायत इलेक्शंस इन द स्टेट रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने राज्य में पंचायत चुनावों पर लगी रोक हटाई है? तो इसका उत्तर होगा उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ये रोक हटा दी है और वहाँ पर अब कुछ समय में पंचायत चुनाव होंगे। हु वाज आचार्य विद्यानंद जी महाराज हुज बर्थ सेंटेनरी इज बीइंग सेलिब्रेटेड? आचार्य विद्यानंद जी महाराज जिनकी जन्म शताब्दी मनाई जा रही है, कौन थे? तो वे एक जैन स्पिरिचुअल लीडर एंड सोशल रिफॉर्मर थे। एक जैन आध्यात्मिक नेता और सामाजिक सुधारक थे। उन्हें 18 भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने जैन जो विचार हैं उनसे संबंधित कई सारे पुस्तकें लिखी और सामाजिक सुधार के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। तो एक महान संत थे वे। What is the primary reason India rejected the Court of Arbitration's supplemental award on the Kisanganga and Ratle projects in June 2025? भारत ने जून 2025 में किशनगंगा और रातले परियोजनाओं पर मध्यस्थता न्यायालय के पूरक पुरस्कार को क्यों खारिज किया? तो इसका उत्तर यह होगा कि इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन वायलेशन ऑफ द इंडस वाटर्स ट्रीटी। यह सिंधु जल संधि के उल्लंघन में गठित किया गया था, इसलिए भारत ने इसे रिजेक्ट कर दिया है। Which rivers are the Kisanganga and Ratle hydroelectric projects located on? किशनगंगा और रातले जल विद्युत परियोजनाएं किन नदियों पर स्थित हैं? तो इसका उत्तर होगा वे क्रमशः झेलम और चेनाब नदियों पर स्थित हैं। किशनगंगा को ही झेलम कहते हैं, तो झेलम पर स्थित है और रातले परियोजना जो है वह चेनाब पर स्थित है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर अच्छा लगा तो नाइस, लाइक, थैंक यू कुछ भी कर सकते हैं आप। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो बेल आइकन दबा लें और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर।